जी अस्सलाम वालेकुम क्लास। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर हम थोड़ा सा स्टार्ट किया था, तो हम उसमें से थोड़ा सा रिव्यू देख लेते हैं। दैट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द स्ट्रेटजिक प्लानिंग। और आपको बताया था कि जी टेक्टिकल प्लानिंग और स्ट्रेटजी इज़ द रोड मैप। स्ट्रेटजिक प्लानिंग इज़ द लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी दैट वी मेड। सो दिस इज़ द होल सिनेरियो जो एक टॉपिक पे हमने ख़त्म किया था लास्ट, दैट इज़ स्ट्रेटजिक प्लानिंग। आज हम उसका नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं। ये रिमाइंडर मैं आप लोगों को दे दूं, दिस इज़ द टॉपिक नेमली एज मेजर मार्केटिंग एक्टिविटीज़ एंड डिसीजंस। उसके अंडर हेडिंग हम ये चीज़ें डिस्कस कर रहे थे। सो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एथिक्स इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेटजिक मार्केटिंग प्लान जो है, या स्ट्रेटजिक मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंडर जो आएगा, उसको हम थोड़ा देख लेते हैं। बेसिकली मार्केटिंग जो है वो परफॉर्म हो रही होती है आपकी विद इन कंपनी, इंटरनल कंपनी के बिहाफ पर, उसके फंक्शंस के अराउंड, कस्टमर के बिहाफ पर, कस्टमर के अराउंड, और सोसाइटी के अराउंड, यानी सोसाइटल फैक्टर्स भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स दैट यू यूज़ द स्ट्रेटजी or strategic marketing for giving some positive vibes or positive impact on society while minimizing its negative impact, because every company need to be socially involved. जब तक वो सोशली इन्वॉल्व नहीं होगी किसी भी सोसाइटी में, तो उसकी जो रिप्यूट है या उसकी कंपनी की जो एग्जिस्टेंस है वो इतनी स्ट्रॉन्ग शायद ना हो पाए। तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटजी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एड्रेसेस द टोटल इफेक्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस मार्केटिंग एक्टिविटीज़ ऑन सोसाइटी। यानी वो तमाम तर इम्पैक्ट जो स्ट्रेटजिक मार्केटिंग परफॉर्म करेगी ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी, ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, सप्लाई चेन मेंबर्स, तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट सोसाइटी पे ज़रूर पड़ेगा। और आजकल जैसे आप देख रहे होंगे कि मेजर कंपनीज़ जो हैं वो कोरोना को लेकर काफ़ी सोशल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, और सम ऑफ द ऑनलाइन अकेडमीज़ एज वेल फ्री लेक्चर्स आपको डिलीवर कर रहे हैं। डिफरेंट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अगर आप देखें तो वो फ्री लेक्चर्स जो है वो दे रही है, और उसकी बेस के ऊपर आपको लर्निंग जो है वो फ्री हो रही है। सिर्फ सर्टिफिकेशन के वो चार्जेस डिमांड करते हैं, वो भी फ्यू डॉलर्स हैं। सो ये जो मेजर कंपनीज़ हैं, दे आर प्रोवाइडिंग टूवर्ड्स अ पॉजिटिव इम्पैक्ट टू द सोसाइटी। तो अ मेजर पार्ट ऑफ दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ये एक्टिवेट करता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को, वो है आपका मार्केटिंग एथिक्स और द प्रिंसिपल्स एंड स्टैंडर्ड्स दैट डिफाइन एक्सेप्टेबल कंडक्ट इन मार्केटिंग एक्टिविटीज़। आपने ऐसी एक्सेप्टेबल कंडक्ट बनाना है, ऐसी परफॉर्मेंस देनी है जो आपकी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को पॉजिटिवली इंड्यूस करे, पॉजिटिवली ट्रस्ट बिल्ड करे, कमिटमेंट बिल्ड करे। A crucial ingredient in building long term relationship is the marketing ethics। ये बहुत crucially develop होता है। इसके जो स्टेक होल्डर्स हैं आपकी पूरी कंपनी के, उसके रिलेशनशिप्स के ऊपर ये बेस कर रहा होता है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर कंपनी टूवर्ड्स सोसाइटी, और उसको आप इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है वो अपनी मार्केटिंग को या उसकी स्ट्रैटेजीज़ को डेवलप करते हैं। तो ये दो मेजर पॉइंट्स थे स्लाइड के जो लास्ट लेक्चर में रह गए थे, तो इसको थोड़ा सा मैं एलेबोरेट किया आज। होपफुली यू विल गेट दिस आइडिया दैट हाउ सोशली कंपनी इन्वॉल्व इन बाय यूजिंग और यूटिलाइजिंग द स्ट्रेटजीज ऑफ द मार्केटिंग। नेक्स्ट आपके पास जो टॉपिक आता है, दैट इज़ द रिसर्च एंड एनालिसिस। देखें, कोई भी स्ट्रेटजी बनाने से पहले इट्स कंपल्सरी टू डेवलप सम स्ट्रेटजी or to conduct some research, to develop some data, to collect some information from the market। तो रिसर्च के बगैर आप दो कोर कंपोनेंट्स हैं किसी भी स्ट्रेटजी को इन्वॉल्व करने के लिए, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, यू नीड टू हैव दीज टू एरियाज लाइक रिसर्च एंड एनालिसिस। सो रिसर्च एंड एनालिसिस शुड बी डन। अच्छा, अब ये देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन सर्च एंड रिसर्च। इसको ज़रा थोड़ा सा मैं एलेबोरेट कर दूँ कि जो रिसर्च है दैट इज़ बेसिकली टू फाइंड आउट द सॉल्यूशंस ऑफ द प्रॉब्लम। हम इसमें सॉल्यूशन को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। सो सर्च इज़ द पार्ट ऑफ रिसर्च,
रिसर्च के अंदर हम सर्च करते हैं सॉल्यूशंस को, तो हम उसको प्रॉब्लम को पहले आइडेंटिफाई करते हैं, व्हाट प्रॉब्लम इज़ एक्चुअली एग्जिस्टिंग इन द मार्केट। आप कोई भी कंपनी किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस को लॉन्च करने से पहले उसकी रिसर्च कंडक्ट करते हैं और फिर उसका एनालिसिस डेवलप करते हैं कि हमने अब किस तरह से डिसीजंस जो हैं वो परफॉर्म करने हैं, ताकि हमें बेस्ट प्रॉफिटेबिलिटी और बेस्ट रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए आपके पास जो रिज़ल्ट्स हैं या नेट प्रॉफिट है वो अर्न हो। सो अगर आप ये नहीं परफॉर्म करेंगे तो आपकी तमाम तर इंफॉर्मेशन या आपकी जो प्लानिंग है वो नियर टू एन एंड हो जाएगी, इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगी, और अल्टीमेटली यू हैव टू bear some huge losses in terms of business. Because of new technology you have many more resources to collect the information. social media के through आप information ले सकते हैं, आप customer से खुद information collect कर सकते हैं, personally you can involve yourself in getting the information or data from the customer, consumer, supply chain managers or supply chain members. आपके पास ह्यूज रिसोर्सेज टेक्नोलॉजी को यूटिलाइजेशन के बाद डेवलप हो सकते हैं, और इज़ अ वाइटल रोल किसी भी मार्केटिंग प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए रिसर्च का प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरा एक सब्जेक्ट है मार्केटिंग रिसर्च का, जो आपने अपने मास्टर या बैचलर लेवल पे शायद पढ़ा हो, और यू बेटर नो कि हाउ टू कंडक्ट द रिसर्च, और इवन आपके इस एमफिल लेवल में भी रिसर्च का जो टॉपिक है वो आपको बेनिफिशियल रहेगा कि उसका एनालिसिस कैसे करते हैं। But now we are studying here about the strategic marketing management research and analysis. So we have some steps to follow this research, और इसके अंदर कुछ components हैं research conduct करने के, उसके analysis के। The first component it is internal analysis that involves the objective review of internal information pertaining to the firm's current strategy and performance. आप internally review लेते हैं अपनी कंपनी का, within company इंटरनल इंफॉर्मेशन को, अपने रिसोर्सेज को, अपनी परफॉर्मेंस को, और फ्यूचर अवेलेबल रिसोर्सेज को लुक आफ्टर करते हैं इंटरनली। दिस इज़ विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ द कंपनी। आप उस बाउंड्री लाइन के अंदर अपने तमाम रिसोर्सेज को, वेदर इट्स एन फाइनेंशियल रिसोर्स, कोई एसेट मैनेजमेंट है, या आपका ह्यूमन रिसोर्स है, उसकी परफॉर्मेंस, वर्क एक्टिविटी, इंटरनली इसको एनालिसिस को परफॉर्म किया जाता है। दिस इज़ द फर्स्ट कंपोनेंट। जो सेकंड कंपोनेंट है दैट इज़ द कंपैरेटिव इंटेलिजेंस that involves analyzing the capabilities, vulnerabilities and intentions of competing businesses. आप कंपटीशन को मार्केट के अंदर जाके एनालाइज करते हैं, दैट इज़ वाई द नेम इज़ competitive intelligence, that you need to identify, you need to perform an intelligence work, ताकि आपको अपॉर्चुनिटीज़ जो मार्केट के अंदर एग्जिस्ट कर रही हैं और कंपैटिटर उसको कैसे अचीव कर रहा है वो आपको देखने को मिलेंगी। उसमें आपको एनालाइज होगा कि मैंने कहाँ हिट करना है, कौन से ऐसे कैपेबिलिटीज़ हैं जिनको यूटिलाइज़ करके मैं बेस्ट अपनी प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुँचा सकता हूँ। द बेस्ट वे टू इंटरेक्ट विद द कंज्यूमर, द बेस्ट वे टू डिलीवर योर प्रोडक्ट, ये अब कंपटीशन कंपैटिटर का एनालिसिस इसमें परफॉर्म होता है। आप अपने जैसों को और अपने जिनके पास आप जैसी सर्विसेज हैं आप उनको देखते हैं, लुक आफ्टर करते हैं, दैट इज़ वाई द कंपोनेंट नेम इज़ कंपैटिटिव इंटेलिजेंस। नाउ अब इंटरनल एनालिसिस हो गया आपके कंपैटिटर के रिगार्डिंग। नाउ यू आर गोइंग टू ओवरव्यू द इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। आप इन्वायरमेंटल स्कैनिंग परफॉर्म करते हैं जिसमें मोस्टली आपका पेस्टल एनालिसिस बेस्ट फिट होता है। पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और लीगल, टेक्नोलॉजिकल, कल्चरल इवेंट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो आप पूरे सिनेरियो को, इन्वायरमेंटल को अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जर्व करते हैं, ताकि इफ़ यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट तो आपकी क्या रॉ मटेरियल की कॉस्ट आएगी, एंड हाउ द गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग यू, व्हाट इज़ द करंट सिनेरियो इन द कंट्री, और आप उसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या इन्वायरमेंट अवेलेबिलिटी कंपनी गवर्नमेंट आपको करके दे सकती है। अब द फोर्थ कंपोनेंट जिसको हम पढ़ते हैं सिचुएशन एनालिसिस, जो कि करंट सिचुएशन को देख रहा होता है, और अगर हम इसको एज ए होल ओवरव्यू करें तो दिस इज़ द कम्बिनेशन ऑफ अपर थ्री कंपोनेंट्स, यानी सिचुएशन एनालिसिस में इंटरनल एनालिसिस भी आ जाएगा, कंपैटिटिव इंटेलिजेंस भी इसका पार्ट होगा, और इन्वायरमेंटल स्कैनिंग भी जब आप परफॉर्म करेंगे, जब ये तीनों को कंबाइन करेंगे देन वी हैव द सिचुएशन एनालिसिस।
लेकिन ये करंट सिनेरियो में होगा, करंट मौजूदा हालात की सिचुएशन एनालिसिस, यानी इफ़ यू आर गोइंग टू एनालाइज फॉर 2020 year, then the situation analysis for 2020 will be different from situation analysis 2021 या 2019. So ये situation analysis का नाम इसलिए दिया गया because you are going to conduct a analysis for the current scenario or current situation. Now the major topic that is basically the core or soul of strategic marketing management, जिसको हम competitive advantage कहते हैं. किसी भी बिजनेस का जो रीज़न ऑफ एग्जिस्टेंस है, या आप कह सकते हैं जो उसका बेसिक गोल है, जो बिज़नेस को अपने पीक लेवल पे लेके जाती है, दैट इज़ कॉल्ड द कंपैटिटिव एडवांटेज. और अगर ये कंपैटिटिव एडवांटेज एग्जिस्ट ना करे, ना हो, या आप अनअवेयर हो कि हमारा कंपैटिटिव एडवांटेज क्या है हमारी कंपनी का, तो मेरा ख्याल है इट्स वेरी बिग मिस्टेक और ह्यूज लैकनेस in the management that you are unable to identify the competitive advantage. इसकी थोड़ी डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ, जो बुक में मेंशन है. competitive advantage is something that the firm does better than its competitors that gives it an edge in serving customers need or maintaining mutually satisfying relationships with important stakeholders. कुछ ऐसा नया करना, कुछ ऐसा बेटर करना जो आपके कंपैटिटर्स के बिहाफ पे या कंपैटिटर के रिगार्डिंग या इन कंपैरिजन ऑफ कंपैटिटर आपको एज प्रोवाइड करे इन सर्विंग कस्टमर नीड्स और मेंटेनिंग रिलेशनशिप्स विद योर स्टेक होल्डर इज़ कॉल्ड कंपैटिटिव एडवांटेज. यानी कि अगर कंपैटिटिव एडवांटेज नहीं है, देन देयर इज़ नो रिलेशनशिप, ट्रस्ट और बॉन्डिंग ऑफ योर कंपनी with the customer or stakeholders of the company, like supply chain members or the socially involved members of the company. अच्छा, ये जो competitive advantage है, that is basically इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा competitive advantage क्या है और इसकी एग्जिस्टेंस कैसे होगी, इसको कैसे बना सकते हैं, उसकी हम थोड़ा सा मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ. कंपैटिटिव एडवांटेज इज़ द आउटकम ऑफ योर स्ट्रेटजी. यानी कि आपकी कोई भी कंपनी एग्जिस्टेंस में आने से पहले मिशन, विजन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स बनाती है, तो अल्टीमेटली जो उसका लास्ट रिजल्ट होगा, कॉन्सिक्वेंस होना चाहिए, दैट इज़ द कंपैटिटिव एडवांटेज. इट मीन्स के द कंपैटिटिव स्ट्रेटजी कम्स टू एन एग्जिस्टेंस या वर्केबल होगी, या वो अपने लिए बेस्ट एफर्ट तब समझी जाएगी अगर आपकी स्ट्रेटजी की एवेल्यूएशन की जाए कि आपने जो अपनी कंपनी के लिए मार्केटिंग या प्रोडक्शन या फाइनेंशियल स्ट्रेटजी बनाई है, तो उसका आउटकम कैसे पता चलेगा कि ये स्ट्रेटजी ठीक है या गलत है. तो वो बेस्ट वे इज़ द कंपैटिटिव एडवांटेज. अब कंपैटिटिव एडवांटेज क्या है, अभी डेफिनेशन का हम जिक्र कर चुके हैं कि कोई ऐसा काम करना या कोई ऐसी चीज़ होना या ऐसा ऑपरेशन होना, ऐसा प्रोडक्ट होना, ऐसी सर्विस होना, ऐसी ह्यूमन रिसोर्स होना जो आपके कंपैटिटर के पास ना हो, और वो तमाम जो रिसोर्सेज हैं आप बेस्ट यूज़ करें इन फुलफिलिंग द कस्टमर नीड्स. बट ये आएगा कहाँ से, कैसे पता चलेगा? द बेस्ट वे is to give the best value, customer value towards your customer is the competitive advantage. वो कौन सा यूनिक तरीका है, वो कौन सा यूनिक प्रोडक्ट है, वो कौन सी यूनिक सर्विस है, वो कौन सा यूनिक HR है जो आपके कस्टमर कंज्यूमर की वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. दैट इज़ द कंपैटिटिव एडवांटेज. अगर आपको ये पता लग जाता है कि आपका जो रिसोर्स है या आपकी जो बेस्ट कस्टमर वैल्यू डिलीवर हो रही है. देखिए, कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस जब भी कोई कंज्यूमर परचेज करता है, तो दैट इज़ बेसिकली द इन्वेस्टमेंट ऑफ दैट कंज्यूमर और कस्टमर टुवर्ड्स योर प्रोडक्ट और सर्विस. वो एक्सपेंस नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट है किसी भी कस्टमर कंज्यूमर की आपकी प्रोडक्ट और सर्विस में जो लगाता है, क्योंकि उसने उससे बेनिफिट लेना होता है, उसको कंज्यूम करना होता है, उसकी सर्विसेज को, उसकी प्रोडक्ट की फीचर्स को यूटिलाइज करके वो अपनी नीड को सेटिस्फाई करता है. सो द थिंग इज़ दैट यू नीड टू एनालाइज और यू नीड टू नो
how we as a company deliver the best customer value through our product and services. अगर वो customer value deliver नहीं हो रही, then you are not performing according to your strategy, या आपने जो strategy develop की है, या आपने जो product develop की है, या आपकी जो production houses हैं, there is some gap between the licensing of your hierarchy or the strategy and the function area of your business. यानी कि को function area और corporate level में difference आ रहा है, जिसकी वजह से कस्टमर वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं हो रहा. और इसका बेस्ट वे क्या है, हम अक्सर पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी प्रोडक्ट में जब तक कस्टमर को वैल्यू नहीं फील होगी या डिलीवर नहीं होगी तो वो आपकी प्रोडक्ट को परचेज़ नहीं करेगा. इसमें STP का मॉडल वर्केबल होता है, जिसमें सेगमेंटेशन, टारगेटिंग और पोजीशनिंग हम पढ़ते हैं. यानी कि ये तीनों लेवल्स हैं कस्टमर वैल्यू को अचीव करने के लिए. तो it means if you achieve the customer value or deliver the customer value, you have that competitive advantage. और कभी भी कोई भी कंपनी जो है वो अपने यूनिक एरिया को अगर आइडेंटिफाई नहीं कर पाती तो वो बहुत बड़ा मेजर ड्रॉबैक फेस करेगी वंस इन अ लाइफ स्पैन, क्योंकि वो गलत जगह पे उसकी इन्वेस्टमेंट करेगी जहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं है. कंपेटिटिव एडवांटेज अगर उसको अंडरस्टैंडेबल नहीं हो रहा. और इसमें एक एग्जांपल कोट करता हूँ मैं, जो कि आपके मोस्टली बुक में भी डिस्कस हुई हुई है. दैट वन ऑफ द कंपनी जो कि केमिकल कंपनी थी, तो उसका क्योंकि स्मॉल साइज़ था बट सेलिंग वाज ह्यूज. वो बहुत अच्छा सेल कर रही थी, प्रॉफिटेबिलिटी अर्न कर रही थी, और उसको फील हुआ कि जी शायद हमारा कंपेटिटिव एडवांटेज हमारी क्वालिटी है प्रोडक्ट की, केमिकल की, जिसकी वजह से कंज्यूमर दौड़ा दौड़ा हमारे पास आता है और अपनी परचेजिंग करके ले जाता है प्रोडक्ट को, और जो ऑर्डर्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं या इम्प्रूव हो रहे हैं. सो दे डिसाइडेड टू इन्वेस्ट मोर इन द क्वालिटी. उन्होंने और ज़्यादा क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए इन्वेस्टमेंट करने का सोचा कि जी हमारा शायद जो कंपेटिटिव एडवांटेज है इज़ बेसिकली द क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट, जिसकी वजह से कंज्यूमर जो है वो हमारे पास दोबारा दोबारा आ रहा है. सो दे पेड अ ह्यूज अमाउंट लाइक इन 17 मिलियन टू प्रोडक्शन हाउस के. उन्होंने 17 मिलियन प्रोडक्शन हाउस को अपने दिया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दिया कि जी इसकी एनालिसिस करो और उसकी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है केमिकल्स की, जो इसकी वजह से कंज्यूमर हमारे पास दौड़ा दौड़ा आ रहा है, इसको इम्प्रूव करो ताकि हम मेजर शेयर ऑफ जो मार्केट है वो अचीव कर सकें. बट ये करने के बाद आफ्टर इन्वेस्टिंग द ह्यूज अमाउंट और प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के बाद दे डिसाइड टू कंक्लूड और टू गेट सम ओवरव्यू और गेट सम रिस्पॉन्स फ्रॉम द कंज्यूमर. उन्होंने उसके कंज्यूमर से एक क्वेश्चनर फिलअप कराया जिसमें मुख्तलिफ कंपनीज और उनकी क्वालिटी के बारे में क्वेश्चनर दिया गया, जिसमें उनका नाम भी शामिल था कि हमारी जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी आप किस लेवल पे समझते हैं. कंज्यूमर से पूछा गया कि इसको रेटिंग में आप डालें और हमें पता लगे कि हमारी क्वालिटी इंक्रीज़ हुई है या हम किस लेवल पे लाया करते हैं. बट अनफॉर्चुनेटली और इट्स अ शॉक्ड थिंग फॉर दैट कंपनी दैट देयर क्वालिटी वाज एट द लोएस्ट लेवल ऑफ दैट रेटिंग. और वो ये एनालाइज करके एकदम शॉक में चले गए कि we invested huge and we know that our competitive advantage is the quality of the product, then how is it possible कि हमारी इन्वेस्टमेंट और इम्प्रूवमेंट के बाद भी हमारी जो रेटिंग है क्वालिटी की वो ऑल ओवर अदर कंपेटिटर्स जो है वो लो हो रही है. देन दे फाइंड आउट द रीज़न एंड दे फाइनली गेट द पॉइंट ऑफ व्यू कि जो कंपनीज और थी उनके कंपटीशन में दे वर ह्यूज इन सेलिंग, यानी कि वो मेट्रिक टन्स में सेल करते थे और उनकी जो टर्नओवर था वो बहुत ह्यूज था. जबकि ये वाली कंपनी जो है वो लो जो स्मॉल कंपनी समझी जाती थी. इनको इसलिए लग रहा था कि लोग हमारे पास आ रहे हैं बिकॉज उनकी सेलिंग बढ़ रही थी, बट इनको ये आइडेंटिफाई नहीं हुआ कि लोग इसलिए इनके पास आ रहे हैं क्योंकि जो बड़ी कंपनियां हैं वो बड़े ऑर्डर्स को एंटरटेन करती हैं, केटर करती हैं, और ये लोग आने वाले 1 टन वाले को भी माल दे देते थे, 2 टन वाले को भी ऑर्डर फुलफिल कर देते. तो वो कस्टमर जिनका इन्वेंट्री कम ख़रीदने का दिलचस्पी थी वो इस कंपनी से परचेज़ करती थी, ना कि दूसरी कंपनियों को अप्रोच करती थी, बिकॉज दे सेल इन ह्यूज क्वांटिटी. और वो कस्टमर जो ह्यूज क्वांटिटी परचेज़ नहीं करना चाहते थे वो इस केमिकल कंपनी के पास आते थे और वो इसे ब्रेकिंग द बल्क के कॉन्सेप्ट के तहत अपना जो स्टॉक था वो परचेज़ करते थे.
क्योंकि उनकी कैपेसिटी जो थी वो अकॉर्डिंग टू द स्मॉल कंपनी मीट कर पाती थी। तो ये मिसमैच बिटवीन द कस्टमर नीड और कंपेटिटिव एडवांटेज रहा, और उन्होंने फिर एनालाइज किया कि द थिंग इज़ नॉट द क्वालिटी, द थिंग इज़ टू मेंटेन द वैरायटी ऑफ द प्रोडक्ट इन शॉर्ट अमाउंट, और हम किसी की भी ऑर्डर को, छोटे से छोटे ऑर्डर को भी एंटरटेन करने के लिए आगे आगे रहेंगे। सो दिस इज़ बेसिकली द आइडिया ऑफ फाइंडिंग आउट द रॉन्ग कंपेटिटिव एडवांटेज। आप जब गलत कंपेटिटिव एडवांटेज फाइंड आउट कर लेते हैं तो आप गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और अल्टीमेटली आपको ह्यूज लॉस होता है। सो एक दो पॉइंट्स इसमें जो डिस्कस करने वाले हैं कि समटाइम्स कंपनी आर कंफ्यूज और अनएबल टू अंडरस्टैंड वेयर कंपेटिटिव एडवांटेज लाइज, कि वो कहाँ एग्जिस्ट करता है, ग्राहक हमारे पास या कस्टमर हमारे पास क्यों आ रहा है, इस रीज़न को फाइंड करना इज़ द कोर पॉइंट फॉर स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग मैनेजमेंट। दूसरा, आप गलत जगह पे इन्वेस्ट कर बैठते हैं अगर आप अननोन है अपने कंपेटिटिव एडवांटेज के रीज़न पे, तो इट मीन्स यू आर इन्वेस्टिंग एट द रॉन्ग डायरेक्शन। सो ये दोनों चीज़ें जो हैं, दोनों पॉइंट जो हैं ज़रूरी फोकस करने वाले थे, इसलिए मैंने डिटेल से इसको डिस्कस किया। अब इसमें दो थ्योरीज़ जो हैं वो इन्वॉल्व हो रही हैं। वन इज़ क्वालिटी मैनेजमेंट, टोटल क्वालिटी, TQM जिसे हम कहते हैं, और दूसरा कंज्यूमर बिहेवियर। यानी इन दोनों को फोकस करना इस एग्जांपल में उन्होंने किया। कंज्यूमर बिहेवियर को समझना चाहिए था और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को समझना चाहिए था, बिकॉज दे द कंपनी इज़ फॉलोइंग द क्वालिटी बट द बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर वाज डिफरेंट फ्रॉम द एनालिसिस ऑफ द कंपनी। उनका कंपैरेटिव एडवांटेज जो है उनको समझ नहीं आया। सो this is the whole story for the competitive advantage. Now we move towards the SWOT analysis. अच्छा, SWOT analysis आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे अपने BBA की और MBA की क्लासेस में। that is strength, weaknesses, opportunities और threats. S for strength, W for weaknesses, O for opportunities and T for threat. और इसमें दो एनालिसिस होते हैं सिमिलर, एक इंटरनल एंड अदर इज़ एक्सटर्नल। इंटरनल में दो फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, योर इंटरनल स्ट्रेंथ एंड योर इंटरनल वीकनेस, जिसमें आप एनालाइज करते हैं कि व्हाट इज़ योर कंपनी। अगर हम इस इंटरनल एनालिसिस की बात करें तो मैं इसके आगे अगर S और W लिख दूं, यानी कि स्ट्रेंथ और वीकनेसेस, तो उसकी बेस्ट परफेक्ट जो है वो रेफरेंस कोट हो जाएगा। और अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट हमेशा एक्सटर्नल से मिलते हैं, यानी कि मार्केट में आप तलाश करते हैं, बाहर से आप फाइंड आउट करते हैं कि व्हाट अपॉर्चुनिटीज़ एज ए कंपनी वी कैन अवेल by investing, by getting some new resources, by purchasing some new machinery। हम वो अपॉर्चुनिटीज़ कैसे अवेल करें मार्केट में से, क्या हमारे पास इतनी कैपेबिलिटीज़ हैं, क्या हम इस तरह के रिसोर्सेज रखते हैं कि जो अपॉर्चुनिटी हमें अवेल हो रही है या मिल रही है हम उसको फ़ौरन कैप्चर कर लें। एंड द T इज़ फॉर थ्रेट दैट यू गेट फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द कंपनी, और आपको इन टर्म्स ऑफ कंपटीशन मिलता है, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स मिलता है, और बाद दफ़ा जो है आपका जो इन्वायरमेंटल है स्कैनिंग वो आपको बता रही होती है कि गवर्नमेंट के कुछ रूल्स चेंज होने वाले हैं जिसकी वजह से आपकी कंपनी पे थ्रेट आने वाला है। सेम इज़ द केस इज़ करंटली ऑपरेटिंग लाइक इन कोरोना वायरस। मेजर कंपनीज आर वेरी अनफॉर्चुनेट कि उनका जो लॉसेस हैं वो इंक्रीज़ कर गए एंड दे आर जस्ट डाउन साइजिंग देयर कंपनी मेंबर्स। और मैं कल एक न्यूज़ भी सुन रहा था जिसमें डिज़नीलैंड जो एक अम्यूज़मेंट पार्क बनाती है कंपनी, उसने 43,000 ऑल ओवर द वर्ल्ड अपने एम्प्लॉयज़ को जो है वो डाउन साइज कर दिया, और वो 43,000 फैमिलीज़ आर अनएम्प्लॉयड ड्यू टू दिस कोरोना वायरस सिचुएशन। सो ये इस तरह की सिचुएशन स्वॉट एनालिसिस के थ्रू आप इंटरनल और एक्सटर्नल एनालिसिस कर सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट है टोज़ का, TOWS। हम स्वॉट को अगर उलट कर दें यानी इसको रिवर्स पढ़ा जाए तो ये टोज़ कंसीडर होगा, ठीक है जी, TOWS टोज़। इसमें सिर्फ इतना चेंज है, कॉन्सेप्ट वही है, थ्रेट अपॉर्चुनिटीज़ बाहर से आती हैं, आपको आउटसाइड द कंपनी अवेल करनी होती हैं, मिलती हैं, और स्ट्रेंथ वीकनेस इंटरनल पार्ट है। जो ओल्ड कॉन्सेप्ट है बिज़नेस का वो ये है कि पहले आप अंदरूनी कैपेबिलिटीज़ को समझें। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर 1 करोड़ रुपया है और मैं चाहता हूँ कि जी मैं कोई स्टोर बना लूँ, तो ये मेरी इंटरनल एनालिसिस हो गया, यानी कि दैट अमाउंट आई हैव और द एक्सपीरियंस आई हैव। मैंने ये सोचा कि जी मैं पहले भी स्टोर चला चुका हूँ तो मुझे 1 करोड़ इन्वेस्ट करने में, या मैं पहले भी किसी स्टोर पे काम कर चुका हूँ
तो मुझे 1 करोड़ पे इन्वेस्ट करना चाहिए स्टोर के ऊपर, और मैंने इंटरनल स्ट्रेंथ अपनी जो है वो एनालाइज कर ली और वीकनेसेस को एनालाइज कर लिया। नाउ आई मेड अ स्टोर, मैंने स्टोर बनाया और अपने जो अपॉर्चुनिटीज़ है, थ्रेट्स हैं जो बाहर कंपनी से मिलना रिसीव हुआ है, हमने उसको एनालाइज करना शुरू कर दिया। बट इन टर्म्स ऑफ टोज, अगर हम टोज की बात करें तो ये बाहर से पहले एनालिसिस होता है। टोज मींस यानी टीओ पहले आएगा, थ्रेट अपॉर्चुनिटीज़, जिसमें आप बाहर की इन्वायरमेंट को पहले जज करते हैं। फॉर एग्जांपल गुलगश्त में अगर स्टोर बनाना है तो मैं पहले बाहर थ्रेट और अपॉर्चुनिटीज़ को एनालाइज करूँगा और मैं देखूँगा कि यहाँ तो बहुतात है स्टोर्स की, और अगर मैं अपना 1 करोड़ पे ज़ाया करना चाहता हूँ तो इट मीन्स कि आई नीड टू डेवलप अ स्टोर, फिर मैं बना कर बैठ जाऊँ। लेकिन अगर आप को बाहर की इन्वायरमेंट पॉजिटिव लगती है, अपॉर्चुनिटीज़ अवेल होती हैं, तो हो सकता है मैं इस एरिया को चेंज करके कहीं और ले जाऊँ। सो स्वॉट और टोज में सिर्फ एक फ़र्क है कि स्वॉट में आप पहले इंटरनल एनालिसिस करते हैं, फिर आप एक्सटर्नल की तरफ जाते हैं, यानी स्ट्रेंथ वीकनेसेस की कैलकुलेशन पहले होती है, फिर अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट की होती है। वेयर एज टोज में पहले थ्रेट अपॉर्चुनिटीज़ यानी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का एनालिसिस होता है, देन यू मूव टुवर्ड्स द internal. This is the whole change. Otherwise the concept is similar: S strength, W weaknesses, O opportunities and T threats. तो ये आपका जी लेक्चर था जो कि अभी तक किया। आगे हम चलते हैं जी, नेक्स्ट जो स्लाइड है दैट इज़ कॉल्ड द